स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में हम देखेंगे चैप्टर 2 को और इसका संपूर्ण हल। और ये आपके लिए एक नई क्वेश्चन बैंक है जो कि एमपी विमर्श पोर्टल के द्वारा संशोधित प्रश्न बैंक जो जारी की गई है वो। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सभी क्वेश्चनों को और पूरे हल के साथ में। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ब्लूप्रिंट तो आपके पास है ही और आप देख ही चुके हैं कितने अंक का है। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन विलियन वाला, इसमें आपको कुछ चीजें हटा दी गई है, जैसे कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड वन टू हाफ फैक्टर। ये दो चीजें जो है ये आपके सिलेबस से टॉपिक से ये टॉपिक जो है आपके इस चैप्टर से हटाया गया है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले यहां पर हम क्वेश्चनों के ऊपर एक नजर डाल देते हैं। जैसे कि 2 अंक के इसमें प्रश्न दिए हैं, तो यहाँ पर मोल प्रभाज, मोलरता, नॉर्मलता, अणुसंख्यक गुणधर्म, अर्धपारगम्य झिल्ली और पीपीएम, है ना। ये आपके लिए 2 अंक के प्रश्न हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर इसमें 3 अंक के भी प्रश्न हैं, जैसे परासरण दाब, परासरण और समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, आदर्श अनादर्श विलयनों में अंतर बताइए, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, और परासरण दाब क्या है, परासरण और विसरण में कोई 2 अंतर लिखिए। हेनरी का नियम और उसका अनुप्रयोग लिखना है, और एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग गाड़ियों में क्यों करते हैं ये समझाना है। तो चलिए इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा 2 अंक का जो था, 2 अंक के लिए प्रश्न है कि मोल प्रभाज या मोल अंश को समझाइए। तो मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है कि कोई भी एक अवयव होता है, चाहे वो विलय या विलायक, ठीक है ना। एक अवयव लेना है, उसके मोलों की संख्या, और नीचे हम विलयन में उपस्थित सभी अवयव, अब सभी अवयव का मतलब जितने भी उसमें होते हैं विलय विलायक दोनों के, तो विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या का जो अनुपात बनाते हैं उसी को हम कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश के नाम से भी ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अवयव यानी कि आप चाहे विलय का लिखें या फिर विलायक का, और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो इसे हम इस प्रकार से कहेंगे। जैसे यहाँ पर ए और बी विलय और विलायक दोनों को ले लेते हैं, तो इस प्रकार से हम विलय के लिए और विलायक के लिए मोल प्रभाज, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या, यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता क्या होती है, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। देखिए मोलरता और मोलरता एक जैसी है, बस उसमें 1 लीटर यहाँ पर विलयन होता है और वहां पर उसमें विलायक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये मोलरता है, तो यहाँ पर विलयन में घुले मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं, सेम से प्रदर्शित करते हैं, और इस प्रकार इसका सूत्र और इसकी इकाई को लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए नॉर्मलता जो होती है, ये किसी विलयन की नॉर्मलता उसकी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, और इसे हम एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एन से दर्शाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से इसका सूत्र बना सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर में विलय के द्रव्यमान और विलय का बटे में ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है। तो ये हमारे 2 अंक के प्रश्न है, तो परिभाषा और एक सूत्र यहाँ पर दर्शाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए कुछ विलयनों में कुछ गुणधर्म घुलनशील विलय की जो मात्रा होती है, मतलब कि कणों की संख्या, विलय की मात्रा को हम कह सकते हैं कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विलय के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति और उसके संगठन पर नहीं, और इन्हीं को हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये गुणधर्म इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक के उन्नयन, हिमांक के अवनमन और परासरण दाब, 4 प्रकार के ये होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं या क्या होती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, इससे संक्षिप्त में एसपीएम कहा जाता है। तो ये अपने में से केवल विलायक या जल के अणु को ही अपने में से गुजरने देती है, विलय के अणु को नहीं गुजरने देती, ऐसी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी कि वह झिल्ली जो केवल अपने में से विलायक के अणु को ही
आर पार जाने देती है, विलय के अणु को नहीं अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और प्रत्येक जो वनस्पति और जंतु में हम देख सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। इसी के साथ साथ अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक यानी कि प्रयोगशाला के अंदर जैसे फिनॉल है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड आदि की भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। संक्षिप्त में से पीपीएम कहा जाता है तो किसी विलय पदार्थ के भार की वह संख्या यानी कि उसके द्रव्यमान भागों की वो संख्या है जो किसी विलयन के 10 की घात 6, और 10 की घात 6 का मतलब है 1 मिलियन या फिर 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाखवें भाग में ये उपस्थित होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम। अब इसके लिए सूत्र बनता है तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और बटा विलयन का द्रव्यमान गुणित 10 की घात 6, तो इसी को कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पर मिलियन में उसके कितने भाग हैं, ये संक्षिप्त परिभाषा हमारी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 अंकों के प्रश्नों की ओर। 3 अंक के प्रश्न यहाँ पर है परासरण, परासरण दाब और समपराशरी विलयन। 3 परिभाषाएं आपको बताना है। तो परासरण देखिए वो प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, उसे हम कहते हैं परासरण। और परासरण दाब क्या होता है, तो परासरण दाब वो बाहरी दाब होता है जिससे कि जो परासरण की क्रिया होती है वो रुक जाती है। एक सीधी और एक छोटी परिभाषा दें तो वो बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसे परासरण दाब कहते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी परिभाषा थोड़ी सी लंबी लिखी है। जैसे विलयन पर लगाया गया वह आधिकी यांत्रिक दाब जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा परासरण को रोकने के लिए आवश्यक हो, विलयन का परासरण दाब कहलाता है और इसे हम परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। समपरासरी विलयन जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो दिए गए ताप या ताप पर समान परासरण दाब। सीधी परिभाषा बोलिए लिखिए सकते हैं आप कि समान परासरण दाब वाले 2 विलयन पर समपरासरी विलयन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम समपरासरी विलयन को प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगला हमारा मोस्ट आईएमपी महत्वपूर्ण और सरल सा प्रश्न है आदर्श अनादर्श विलयनों में 3 अंतर लिखिए। तो देखिए आदर्श विलयन जो है यहाँ पर हमारे इस साइड में आदर्श विलयन है और यहाँ पर अनादर्श विलयन है। ठीक है, तो आदर्श विलयन राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, ये नहीं करते हैं। संक्षिप्त में शॉर्ट में आप ऐसा लिखिएगा, है ना, यहाँ थोड़ी सी लंबी चौड़ी लिखिए बातें, तो आप ऐसी लंबी चौड़ी बातें भले ही ना लिखें। और ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये पहला पॉइंट हो जाता है। ये नहीं करते हैं, ये इनके जो आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, हम यूं कह सकते हैं। और यहाँ पर आयतन जो होता है वो शून्य नहीं होता है और एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर इनके एक उदाहरण हम ले सकते हैं दोनों के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। और मोललता के लिए यहाँ पर हमें H2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो दे रखा 18। देखिए मोललता क्या होती है, जल के 1000 ग्राम द्रव्यमान में जल के मोलों की जो संख्या होती है उसे उसकी मोललता कहते हैं। अब 1000 ग्राम जल में मोलों की जो संख्या होगी वो हम कैसे निकालेंगे, तो 1000 ये विलायक का द्रव्यमान है और बटा यहाँ पर उसका आणविक द्रव्यमान है। तो ये द्रव्यमान 1000 ग्राम में हम निकालते हैं, मोलों की संख्या तो 1000 बटा 18। तो यहाँ पर इसकी मोललता जो हो जाती है वो हो जाती है 55.6, यानी कि ये। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न का हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर परासरण दाब क्या है। और परासरण और विस्तरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो परासरण को तो हम देख ही चुके हैं, है ना। वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसे हम परासरण कहते हैं और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में अंतर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे परासरण जो होता है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है, इसकी आवश्यकता होती है, इसमें उपयोग नहीं होता है। परासरण जो होता है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, विसरण जो होता है ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है और ये केवल विलयनों में पाया जाता है, ये गैस और विलयन दोनों में ही पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इनमें अंतर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा हेनरी का नियम लिखिए और उसके अनुप्रयोग को बताइए। देखिए हेनरी का जो नियम है ये नियम है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की जो विलेयता होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विलय गैस होती है उसका द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है, m समानुपाती p, इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है सूत्र इसका। और यहाँ पर जैसे हम समानुपाती हटाते तो एक स्थिरांक आ जाता है KH वगैरह, इस प्रकार से हम इसे लिख देते हैं। अब इसके जो अनुप्रयोग हैं, यहाँ पर सोडा वाटर यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग होता है, ये हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार से रुधिर में नाइट्रोजन की अधिक सांद्रता के विषैले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों के द्वारा श्वसन हेतु प्रयुक्त टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। यानी कि समुद्र में जो गोताखोरी होती है वहां पर श्वसन हेतु जो गैसों का मिश्रण बनाते हैं उसमें भी हेनरी का नियम का उपयोग होता है। इसी प्रकार से अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वहां पर रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है, तो यहाँ पर भी हेनरी का नियम जो है ये लागू होता है। यानी कि विलय गैस का जो द्रव्यमान है वो उसकी दाब के समानुपाती होता है, ये हेनरी का नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपने अनुसार छोटा उसको कर सकते हैं क्योंकि 3 अंक का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आता है, बट ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो देखिए, वाहनों के रेडिएटर में जो जल भरा जाता है वो उसे ठंडा करने के लिए भरा जाता है, प्रशीतक के रूप में उसका उपयोग होता है। और यदि वाहन जो है वो 0 डिग्री से कम तापमान वाले स्थानों पर उपयोग में लाए जाते हैं तो रेडिएटर का जो जल होता है वो बर्फ के रूप में जम जाएगा और जिससे रेडिएटर फट जाने का खतरा रहेगा। इसी समस्या को दूर करने के लिए रेडिएटर के जल में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अगला चैप्टर की। अगला चैप्टर आपको कल मिलेगा और आपने वीडियो के लिए इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी एक और अगले वीडियो के साथ।